देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा नाम क्या है इस सिविलाइजेशन का? किसी भी सिविलाइजेशन जो का नाम रखने के दो दो तीन तरीके हैं। पहला तो ये कि सबसे पहली साइट कौन सी मिलती है, ठीक है, या दूसरा ये कि सबसे बड़ी साइट कौन सी है, ठीक है, तीसरा वो कौन सी नदी के किनारे है। दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं सारी की सारी नदियों के किनारे, दजला फरात इराक वाली यूफ्रेट्स रिवर के किनारे, मिस्र की नील या नाइल नदी के किनारे। सिंपल सा, जो इन दोनों की कंटेम्परेरी थी, इंडस वैली की समकालीन थी वो सभ्यताएं, ठीक है। अब हुआ क्या, भारत में जितना भी एक्सकेवेशन या उत्खनन का काम है वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स ने किया है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स सिर्फ लूटने के लिए आए थे, उनका कुछ और चीजों में भी इंटरेस्ट था। उन्होंने इस देश का मॉडर्नाइजेशन किया। मॉडर्नाइजेशन के उनके अपने स्वार्थ थे। इंडिया को मॉडर्न बनाना उनका कोई एम या ऑब्जेक्टिव नहीं था। बट उनके, जब उन्होंने यहाँ रूल करना शुरू किया तो इस देश का मॉडर्नाइजेशन हो गया। इसी तरीके से एक्सकेवेशन में रुचि उन लोगों की थी, ठीक है ना, भारतीयों की नहीं थी। ना भारतीयों में ऐसी कोई समझ थी। तो मैं छोटे छोटे ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स थे। तो सबसे पहले एक व्यक्ति था चार्ल्स मैसन, 1826। उसने हड़प्पा वाले टीले की खोज करी। टीला किस लिए? पुरानी सभ्यता धीरे धीरे करके उस पर जमाव हो जाता है और वो टीले जैसी दिखाई दिखने लगती है। शुरुआत किसने करी? 1826 में एक व्यक्ति था चार्ल्स मैसन। ही डिस्कवर्ड द माउंड ऑफ हड़प्पा। अफगान वार के बारे में कितने लोगों ने सुना है? हम्म? ब्रिटिशर्स के टाइम में अफगानिस्तान में कोई युद्ध हुआ था क्या? हम्म? 1839 टू 1842 तक कोई अफगानिस्तान से युद्ध हुआ था क्या ब्रिटिशर्स का? हुआ था। हुआ था। ये चार्ल्स मैसन अफगानिस्तान में तैनात था, इसका इंटरेस्ट था, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट था, इसका इंटरेस्ट था। और ये हड़प्पा है कहाँ? पाकिस्तान वाले पंजाब में, अपने जो पंजाब से बॉर्डर लगती है। इसने, इसको लगा कि यहाँ कोई ना कोई पुरानी सभ्यता है। बाद में प्रॉपर तरीके से जगह का किसने पता लगाया? 1875 में आएंगे अपना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। एक व्यक्ति आएगा, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातात्विक संस्थान, अलेक्जेंडर कनिंगम। भारतीय पुरातात्विक संस्थान, सर्वेक्षण, संस्थान नहीं, सर्वेक्षण। इसके थे अलेक्जेंडर कनिंगम। इनको ए कनिंगम भी कह देते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। लिख लो, यहीं लिख लो।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड in 1861 by Canning, first Viceroy of India. Alexander Cunningham was the first Director General of ASI. महानिदेशक होता है इसका, है ना, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। was Director General of first Director General of ASI. इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ खुदाई शुरू करवाई, ठीक है। धीरे धीरे खुदाई चलती रही। बाद में क्या हुआ, दो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक तो थे दयाराम साहनी और एक थे राखलदास बनर्जी। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा वाले टीले पे उनको कुछ मोहरें मिली। फिर 1922 में राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो में वैसी मोहरें मिली। मोहरें वो पक्की मिट्टी की मोहरें बनाते थे, आगे अपन पढ़ेंगे। तो उनको ये लगा कि ये दोनों की दोनों जगह कोई एक जगह से ही संबंधित है, एक सभ्यता के ही दो केंद्र है, ठीक है। 1921 दयाराम साहनी डिस्कवर्ड टेरेकोटा सील्स एट हड़प्पा, पंजाब। ये हड़प्पा है पाकिस्तान वाले पंजाब में। फिर जो राखलदास बनर्जी थे उनको 1922 में मोहनजोदड़ो में ये मिट्टी की मोहरें मिली। तो ये लगा कि ये दोनों एक ही सभ्यता के केंद्र हैं, दो। आगे इनमें काम किया दो और आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक तो जॉन मार्शल थे, वो भी एएसआई के डीजी थे, और फिर आरईएम व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर जिसको कहते हैं। तो दो व्यक्ति और जुड़े हुए थे। ये डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं, बस जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, जिन्होंने आगे वर्क किया। और दूसरे व्यक्ति थे आरईएम व्हीलर, ये भी एएसआई के डीजी थे। कितने लोगों ने इनिशियली काम किया है। ठीक है, ये तो हो गई फैक्चुअल बातें। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये कहाँ थी, सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है
सिंधु, झेलम, सतलज, रावी, व्यास, इनके ट्रिब्यूटरीज के किनारे सारी की सारी साइट्स है। और टोटल साइट है ऑलमोस्ट 1500, 1500। और पाकिस्तान में ऊपर से लेके अफगानिस्तान में भी कुछ एक साइट्स है। नीचे है मकरान वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, जिससे ईरान बॉर्डर लगती है, वहां से लेके भारत में गुजरात तक, और इधर ईस्टर्न साइड में देखो तो यूपी तक। तो ये ट्राइंगुलर एरिया है पूरा का पूरा। ऑलमोस्ट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है ना। अब इसका एरिया कौन सा था? देखो, उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट थे। से अपनी निकलती है सिंधु रिवर, सिंधु जिसको इंडस कहते हैं। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ये वाला एरिया था सारा का सारा। देखो, सिंधु आजकल चर्चाओं में है ना, कि इंडिया दैट इज भारत, अब इंडिया नाम हटाएंगे, क्यों हुआ? क्योंकि ये जो इंडस रिवर, तो सिंधु नदी तो पुरानी, हम लोग सिंधु नदी कहते थे। और जो ग्रीक्स आए थे किसके टाइम में? 4th सेंचुरी बीसी में, सिकंदर के समय। तो वो सिंधु को इंडस कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उनका उच्चारण ऐसा था। जैसे हम लोग अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते हैं, ग्रीक्स ने चंद्रगुप्त, हमारे चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा है, वो प्रोनाउंसिएशन की वजह से। तो हुआ क्या, इसका इस रिवर का नाम इंडस हो गया, सिंधु रिवर का नाम इंडस से इंडिया, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी या सिंधु घाटी सभ्यता होगी। ठीक है, क्योंकि इस रिवर की जो जो वैली है उसमें पूरे के पूरे ये सारे के सारी साइट्स लोकेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी जगह है। तो जगह है, अब इनमें 1500 के करीब साइट है, टोटल एरिया बहुत बड़ा है। टोटल एरिया बात करें तो ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, नीचे ये जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है इसको मकरान कोस्ट बोलते हैं, मकरान तट। ये अपना यहाँ गुजरात, और ये अपना पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये पूरा बड़ा एरिया ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिकोणात्मक। तो जो कंप्लीट एरिया है वो है टोटल एरिया ऑफ द सिविलाइजेशन इज 12,99,600 किलोमीटर, लगभग ऑलमोस्ट 13 लाख किलोमीटर का एरिया है। अब शुरुआत होती है, हड़प्पा है पाकिस्तान वाले पंजाब में, सबसे पहला स्थल है हड़प्पा।
ये है रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के पंजाब में। हड़प्पा से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर नीचे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो। बड़े सिटी में 1 नंबर पे हड़प्पा, 2 नंबर पे मोहनजोदड़ो, 3 नंबर में जस्ट इसी के नीचे है सनहूदड़ो। यही है सिंधु नदी के किनारे सनहूदड़ो। ठीक है। फिर एक साइट है बड़ी राजस्थान में। इन 1500 साइट में केवल 7 ऐसे थे जिनको बड़े शहर जैसे थे, ठीक है ना। केवल 7 ऐसे थे। पहला तो हड़प्पा हो गया, रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान पंजाब। दूसरा मोहनजोदड़ो हो गया, जो राजस्थान के सिंध में है। तीसरा चनूदड़ो हो गया, वही सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान पंजाब। और चौथा राजस्थान का कालीबंगा। पांचवा हरियाणा का बनावली। हरियाणा का है बनावली। पांचवा हरियाणा का बनावली हो गया, और छठा और सातवां लोथल और धोलावीरा, दोनों के दोनों गुजरात में। धोलावीरा है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ में धोलावीरा हो गया, और लोथल हो गया खंबात की खाड़ी में। लोथल, ये सातवां स्थल है। ये 7 बड़े शहर हैं, ठीक है। लिख लेना, 7 बिग सिटीज, 7 बड़े शहर। 7 बड़े शहर में फर्स्ट होगा हड़प्पा, सेकंड होगा मोहनजोदड़ो, थर्ड होगा सनहूदड़ो, फोर्थ होगा कालीबंगा, फिफ्थ होगा बनावली, सिक्स्थ होगा धोलावीरा, सेवंथ होगा लोथल। अब इनमें से 2-3 तरह के सवाल आते हैं। फर्स्ट तो कौन सी साइट कहाँ स्थित है। जैसे कोई ये पूछे धोलावीरा कहाँ स्थित है, पहले तरह का सवाल ये हो गया। सेकंड तरह का ये होगा कि कौन सी जगह कहाँ मिला। ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार है, वो कहाँ मिला। ग्रेनरी है, वो कहाँ मिली। जुते हुए खेत के प्रमाण है, वो कहाँ मिले। मनके या बीड्स बनाने का कारखाना है, वो कहाँ मिला। दूसरी तरह के सवाल ये है, ठीक है। तीसरा ये कि कौन सी जगह की खोज किसने करी थी, या उसमें एक्सकेवेशन किसने किया, ठीक है। डिटेल में लिखना शुरू करते हैं। ये समझ आ गया ना, कुल एरिया जो ये वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगुलर शेप में
लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है। टोटल साइट कितनी है, कुल स्थल हो गए ये इतने एरिया में, लगभग कुल स्थल 1500। वो करते हैं। देखो, ये वाली जो सिविलाइजेशन थी ना, अब तक की जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो रूरल थी, सारी की सारी ग्रामीण थी, छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रह रहे थे। ये सभ्यता आज से ऑलमोस्ट 4500 साल पहले भी नगरीय सभ्यता थी। ये जो 7 जगह मैंने बताई है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, कालीबंगा, राखी गढ़ी, बनावली, लोथल और धोलावीरा, ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े शहर हैं। जैसे आज की सिटीज है ना, प्लान्ड या नियोजित रूप में बसे हुए, वैसे प्लान्ड सिटी थे ये सारे के सारे। पहली बात करते हैं अपन मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो कहाँ मिला है? 1922 में आर डी बैनर्जी या राखलदास बैनर्जी, इन्होंने एक्सकेवेशन किया, ठीक है। ये है सिंध, पाकिस्तान। अपने राजस्थान के जैसलमेर की और बाड़मेर की जो बॉर्डर लगती है वो सिंध वाला एरिया है। अपने पंजाब की, पाकिस्तान में 4 ही स्टेट है, ठीक है ना। तो पंजाब और सिंध दोनों बॉर्डर पे हैं। सिंध की बॉर्डर राजस्थान से लगती है, जैसलमेर, बाड़मेर और गुजरात से। और पंजाब की बॉर्डर तो गंगानगर और पंजाब, जो सिंध पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है ये? एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों, दोनों में 500 किलोमीटर का डिफरेंस है। और दोनों के लिए ये माना जाता है कि जो पूरी सिविलाइजेशन थी उसकी ये दो कैपिटल या दो राजधानियां, ठीक है। यहाँ क्या क्या मिला है? सबसे इम्पोर्टेंट तो है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। आगे अपन पब्लिक बिल्डिंग्स, इनकी जब बिल्डिंग अलग करेंगे, टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊँ। बहुत बड़ा एक तालाब है जिसके चारों तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, जिसमें पानी भरने के लिए पास में कुंड बना हुआ है, और पास में ही कमरे बने हुए कपड़े चेंज करने के लिए। तो ये सोचते हैं कि इसकी कोई रिचुअलिस्टिक इम्पोर्टेंस रही होगी या धार्मिक महत्व कोई रहा होगा। जनरली भारत में कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो हम स्नान करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं तो भी स्नान करते हैं, कुछ कुछ वैसा ही। दूसरा, यहाँ बड़ी बड़ी ग्रेनरी मिली है। ग्रेनरी का मतलब समझते हो? अन्नागार या कोठार जिसको बोलते हैं। हड़प्पा में भी मिली है, लेकिन हड़प्पा वाली 2 लाइन में बनी हुई है अलग अलग। ये सिंगल लाइन में बड़ी ग्रेनरी मिली। देखो, विशाल अन्नागार, बिग ग्रेनरी। यहाँ वो अनाज को या ग्रेन्स को स्टोर करते थे। और बहुत जोरदार बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने बड़े शहर हैं सब में ये ग्रेनरी मिली। अनाज का संग्रहण करते थे, स्टोरेज करते थे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज मिली है, कांसे की नर्तकी कहाँ मिली है? हम्म, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, तो बहुत बुक्स के कवर पेज पे भी मिलती है हिस्ट्री के। कांसे की नर्तकी मिली है ना, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज। और क्या मिला है?
एक सील या मोहर मिली है जिसपे पशुपतिनाथ का अंकन है। पशुपतिनाथ क्यों? एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके सिर पे 3 सींग या हॉर्न है और उसके चारों तरफ कुछ पशु घूम रहे हैं, इसलिए उसको पशुपतिनाथ कह दिया। सील ऑफ पशुपतिनाथ। एक पुरोहित या प्रीस्ट की मोहर भी मिली है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसकी आंखें अधकुली है, मोहर पे ही अंकन है मिट्टी की, टेराकोटा की, और उसने सोल ओढ़ रखा है। जो सोल कढ़ाईदार है उसकी आंखें अधखुली है। अब अध हाफ ओपन आई या अधखुली आंख का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति ध्यान लगा रहा है या मेडिसिन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। ठीक है ना? पुरोहित की मोहर। ठीक है, ये। अब एक चीज ध्यान रखना, इसी में इसी सभ्यता के साथ जो इसकी सैलिएंट फीचर्स हैं इस सभ्यता के, वो ध्यान रखना। 3 कीवर्ड है, भूलना नहीं इस सभ्यता के। ठीक है, 3 कीवर्ड याद रखोगे। एक तो फर्स्ट तो थी ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब हुआ अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये बड़े बड़े शहर थे, जैसे आज के शहर है ना, जो प्लानिंग के साथ बसे हुए हैं, जिनमें अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, पी ब्लॉक, एच ब्लॉक, जैसे चंडीगढ़ में, जैसे गंगानगर में, वैसे ब्लॉक्स बने हुए थे प्रॉपर। आज के शहर जैसे शहर थे, नगरीय थे। दूसरा क्या था? ब्रोंज एज थी, कांस्य युगीन। तांबे के बाद में सेम ऐसी, कांसा भी इजी मेटल है, उतनी टफ नहीं है, तांबे से तो हार्ड है पर इजी मेटल है, तो इसको ब्रोंज एज कहते हैं। लोहा अभी तक नहीं आया है। ये कांसे को काम में लेते थे। ठीक है ना? नगरीय हो गई, कांस्य युगीन हो गई, और थर्ड विशेषता क्या लिखोगे? व्यापार प्रधान, ट्रेड बेस्ड सभ्यता थी। खेती मुख्य काम नहीं था, व्यापार प्रधान, ट्रेड बेस्ड। ये 3 कीवर्ड्स हैं, ये याद रखना। ठीक है ना?